सोचो अगर आज तुम गूगल मैप्स खोलते और यूरोप का मैप लिटरली अलग दिखता, कुछ कंट्रीज एग्जिस्ट ही ना करती, कुछ टेक्नोलॉजीज 20-30 साल लेट होती और शायद वर्ल्ड वॉर नाम की चीज स्कूल बुक्स में एक ही बार लिखी होती। और ये सब किसी किंग, आर्मी या इलेक्शन की वजह से नहीं, एक एंट्रेंस एग्जाम की वजह से। एक 18 साल का लड़का एक आर्ट स्कूल के बाहर खड़ा था, उसको बस ये चाहिए था कि कोई बोले यू आर गुड इनफ। अगर उस दिन एग्जामिनर का डिसीजन थोड़ा सा डिफरेंट होता तो 20th सेंचुरी का पूरा साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो सकता था। हिस्ट्री नॉर्मली टैंक्स, ट्रीटीज और रेवोल्यूशन से चेंज होती है, बट कभी कभी हिस्ट्री क्वाइटली चेंज होती है जब किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि एक इंसान की लाइफ कैसे बदलती है, क्वेश्चन ये है क्या दुनिया की डायरेक्शन भी बदल सकती है। अर्ली 1900 यूरोप ऑलरेडी टेंशन में था, नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था, एम्पायर्स अनस्टेबल थे। इस बैकग्राउंड में एक यंग लड़का वेना जाता है, नाम एडोल्फ हिटलर। उसका क्लियर प्लान था आर्टिस्ट बनना। वो अप्लाई करता है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वेना में। एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके आर्किटेक्चरल स्केचेस ठीक थे लेकिन फिगर ड्राइंग वीक है, कहा जाता है। रिजल्ट रिजेक्टेड। ये एक सिंपल रिजेक्शन लगता है लेकिन उस रिजेक्शन के बाद उसकी लाइफ ड्रिफ्ट मोड में चली गई। स्टेबल एजुकेशन नहीं, स्ट्रक्चर मेंटरशिप नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रगल। वेना में वो लोअर इनकम हॉस्टल में रहता है, पोस्ट कार्ड बेचता है। ग्रेजुअली वो पॉलिटिकल लेक्चर्स पढ़ता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट आइडियाज अब्जॉर्ब करता है, पर्सनल फेलियर को सिस्टमिक इनजस्टिस समझने लगता है। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है। वो वॉलंटरी जर्मनी आर्मी ज्वाइन करता है। वॉर उसको स्ट्रक्चर और बिलोंगिंग देता है। 1918 में जर्मनी हार जाता है। इसके बाद एंगर, ह्यूमिलेशन और इनस्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, स्पेशली जर्मनी में। इसी फेज में वो पॉलिटिक्स में एंट्री करता है, एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करता है जो बाद में ट्रांसफॉर्म होता है नाजी पार्टी में। अगर आर्ट स्कूल एक्सेप्टेंस होती तो ये पॉलिटिकल एंट्री शायद कभी होती ही नहीं। यही टर्निंग हिंज होता है। मूवमेंट इमेजिन करो, वेना एंट्रेंस रिजल्ट बोल्ड पे लिस्ट लगती है। इस बार नाम मिसिंग नहीं है, एक्सेप्टेड, बस इतना सा चेंज। रियल टाइमलाइन में रिजेक्शन ने उसको अनस्टेबल पाथ में डाल दिया था, ड्रिफ्टिंग, रिजेंटमेंट, आइडेंटिटी क्राइसिस। बट व्हाट इफ दिस नेवर हैपेंड? व्हाट इफ एकेडमी ने कहा होता तुम पेंटिंग में एवरेज हो लेकिन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ट्राई करो? अब सिनेरियो चेंज हो जाता है। उसको मेंटरशिप मिलती, स्ट्रक्चर क्रिटिसिज्म मिलता, फेलियर को सिस्टम कॉन्स्पिरेसी के रूप में इंटरप्रेट करने का स्पेस कम हो जाता। उसका ईगो वाउंडेड नहीं होता, एटलीस्ट उस लेवल पर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसको वेना में एक आइडेंटिटी मिल जाती, आर्ट स्टूडेंट। अब एक क्रूशियल प्रोबेबिलिटी शिफ्ट होता है। अगर वो एकेडमी में बिजी होता तो क्या वो 1914 में वॉलंटरी वॉर ज्वाइन करता या वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करता? यहीं से अल्टरनेट टाइमलाइन लॉजिकली ब्रांच करती है। अब देखते हैं चेन रिएक्शन कैसे अनफोल्ड होती। एक्सेप्टेंस के बाद सबसे पहला चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, सब्सटल होता। वो सडनली फेमस पेंटर नहीं बनता, एक्चुअली ज्यादा रियलिस्टिक आउटकम होता, स्ट्रगल लेकिन डायरेक्शन के साथ। एकेडमी में उसको पता चलता कि उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन पोर्ट्रेट नहीं, बिल्डिंग्स और सिटी स्केप्स है। प्रोफेसर्स उसको आर्किटेक्चर ट्रैक सजेस्ट करते। अब उसका पूरा डेली रूटीन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता। सुबह स्टूडियो क्लासेस, आफ्टरनून पर्सपेक्टिव ड्राइंग, शाम को म्यूजियम और कैफेज में डिस्कशन। यहाँ एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता। जब इंसान को फीडबैक और इम्प्रूवमेंट का क्लियर पाथ मिलता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कम करता है। रियल हिस्ट्री में उसके पास टाइम ज्यादा और स्ट्रक्चर कम था। अल्टरनेट टाइमलाइन में स्ट्रक्चर ज्यादा, रिजेंटमेंट कम। अब 1914 आता है, वॉर स्टार्ट होती है लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। एक एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए वॉर ज्वाइन करना ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होता। बहुत आर्ट और आर्किटेक्चर स्टूडेंट को डिफरमेंट मिल जाता है या वो वॉर सपोर्ट रोल्स लेते हैं, मैपिंग, ड्राफ्टिंग, लॉजिस्टिक डिजाइन। हाई प्रोबेबिलिटी वो फ्रंट लाइन सोल्जर नहीं बनता। ये छोटा चेंज ह्यूज है। रियल टाइमलाइन में बैटलफील्ड ने उसको बिलोंगिंग्स और आइडेंटिटी दी थी, यहाँ उसको बिलोंगिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। क्लासमेट, प्रोफेसर, प्रोजेक्ट, आर्ट। मतलब वॉर उसकी पर्सनैलिटी का कोर डिफाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं बनती। वॉर के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करते हैं लेकिन अब वो अनएम्प्लॉयड वेटरन नहीं है। वो एक ट्रेन्ड ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट है जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम ढूंढता। सिटीज को रीबिल्ड करना था, ब्रिजेज,
सिटीज, हाउसेज, ब्लॉक्स, पब्लिक बिल्डिंग्स। अब सोचो साइकोलॉजिकल ट्रांजेक्टरी, रियल वर्ल्ड फेलियर, आइसोलेशन, वॉर ट्रॉमा, पॉलिटिकल एंगर, मास स्पीसीज, अल्टरनेट वर्ल्ड, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल स्ट्रगल, करियर सर्वाइवल, लोकल रेप्यूटेशन। वो पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड ही नहीं करता क्योंकि उसको आर्मी इंटेलिजेंस जॉब मिलती ही नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको कभी डिस्कवर ही नहीं होता कि वो पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को इमोशनली मोबिलाइज कर सकता है। नाजी मूवमेंट फिर भी एग्जिस्ट करता। जर्मनी में नेशनलिस्ट ग्रुप पहले से थे, लेकिन एक की चीज मिसिंग होती, एक्सट्रीम मास लेवल करिस्मेटिक मोबिलाइजर। मैनी ग्रुप्स आइडियाज रखते थे, फ्यू लोग उन्हें मिलियंस तक पहुंचा पाते थे। इस टाइमलाइन में वो शायद वेना या म्यूनिक में मिड लेवल आर्किटेक्चरल डिजाइनर होता। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, पोस्टर, अर्बन प्लान्स। हिस्ट्री बुक में उसका नाम आता भी तो लोकल आर्किटेक्ट के फुटनोट में, और यहीं से पॉलिटिक्स का पूरा ट्रांजेक्टरी शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। अब सवाल, क्या सिर्फ एक इंसान ना होने से वर्ल्ड वॉर अवॉइड हो जाती? गारंटीड नहीं, पर प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली चेंज होती। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑलरेडी अनस्टेबल था। इकोनॉमिक क्राइसिस, पब्लिक एंगर, वीक डेमोक्रेसी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज मल्टीपल थे, लेकिन उनको नेशनल स्केल पे यूनाइट करने वाला एक सिंगल हाईली इफेक्टिव प्रोपोगेंडिस्ट लीडर ना मिले तो पावर कंसोलिडेशन स्लो हो जाती है। सत्तावादी सरकार आ सकती थी, बट मे बी फ्रैगमेंटेड, कोएलिटेड बेस्ड या मिलिट्री लेड। एक सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजिकल रेजिमे जैसा हम जानते हैं उतना एग्रेसिव एक्सपेंशन शायद ना होता। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोप में लार्ज स्केल कॉन्टिनेंटल वॉर डिले या लिमिटेड हो सकती। मास जीनोसाइड लेवल पॉलिसीज अनलाइकली होती। मिलियंस रिफ्यूजीज डिप्लेसमेंट अवॉइड हो सकता। और इंटरेस्टिंग पार्ट, टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड वॉर 2 ने रेडार, जेट इंजन्स, रॉकेट और न्यूक्लियर रिसर्च को एक्सेलरेट किया था। अगर वॉर लेट या स्मॉलर स्केल होती तो स्पेस रेस 1950 में स्टार्ट ना होता। न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट स्लो होता। कंप्यूटिंग रिसर्च 10-20 साल डिले होता और जियोपॉलिटिक्स चेंज होती। यूएस सुपर पावर इतनी जल्दी डोमिनेट नहीं करता और सोवियत एक्सपेंशन भी डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता। मतलब सिर्फ बॉर्डर नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी टाइमलाइन भी शिफ्ट हो सकती थी। एक आर्ट एडमिशन डिसीजन इनडायरेक्टली मॉडर्न वर्ल्ड की स्पीड को अफेक्ट कर सकता था। कभी कभी हिस्ट्री को देखते वक्त लगता है कि सब कुछ इनविटेबल था, जैसे इवेंट होना ही था, लेकिन जब हम जूम इन करते हैं तो पता चलता है कि कुछ डिसीजंस सरप्राइजिंगली फ्रैगाइल होते हैं। एक एडमिशन बोर्ड, एक पोर्टफोलियो रिव्यू, एक यस या नो। रियल टाइमलाइन में हमने देखा कैसे एडोल्फ हिटलर ने मास साइकोलॉजी को वेपन बना दिया। रैली, सिंबल्स, स्पीचेस, लोग लिटरली इमोशनली सिंक हो जाते हैं उसके साथ। अल्टरनेट टाइमलाइन में शायद वो इन्फ्लुएंस कभी डिस्कवर ही नहीं होता। हिस्ट्री सिर्फ पावरफुल लोगों की स्टोरी नहीं होती, कभी कभी हिस्ट्री उन गेट कीपर्स की भी स्टोरी होती है जिनको खुद नहीं पता होता कि उनका डिसीजन कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है। और ये थॉट थोड़ा अनसेटलिंग है क्योंकि इसका मतलब है दुनिया का फ्यूचर कभी कभी क्वाइटली डिसाइड हो जाता है। वैसे अगर आपको जानना है कि हिटलर को इतने लार्ज स्केल पे लोग फॉलो क्यों करते थे तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं।